अस्सलामुअलैकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 16 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे एक्सीडेंट हो गया? आप इतने लापरवाह कैसे हो गए? क्यों आपने अपनी फिक्र नहीं की? गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी ना? क्या आप नहीं जानते कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? वो बच्चों की तरह रोते हुए हारून के सीने में सर छुपाए हुए थी। रेशम की तरफ देखकर हारून के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। हारून को तो अंदाजा ही नहीं था कि रेशम भी तो इसको इतना चाहने लगी है। कुछ हुआ तो नहीं ना है ना? देखो तुम्हारी दुआएं मुझे वापस ले आई हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ। मगर तुम्हारा ये रोना मेरी मौत का सबब बन सकता है। हारून शरारती अंदाज से बोलते हुए इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए निहार रहा था। हारून, अगर दोबारा आपने ये मरने मराने की बातें की ना, तो कसम से मैं आपसे झगड़ा करके हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। सॉरी, आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। और खबरदार, जो मुझे छोड़कर जाने की बात की, अब तो जब तक हारून की सांसें चलेंगी तब तक आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतने प्यारे शौहर को छोड़कर कोई बदकिस्मत ही होगी जो दूर जाना चाहेगी। मुझे आपसे दूर जाकर बदकिस्मत नहीं बनना, मुझे आपके साथ रहकर खुशकिस्मत बनना है। वो हारून के सीने में सर को छुपाए बोल रही थी। हारून के लब खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी जुर्रात कैसे हुई कि तुमने मुझे इनकार किया? तुम्हारी औकात क्या है? सुल्तान ने शाल को बालों से पकड़कर जमीन पर पटकते हुए हलक के बल चिल्लाया। मारें जितना मर्जी मारें, मगर अब वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। ईशाल भी हलक के बल चिल्लाते हुए सरकते हुए पीछे को जा रही थी। इसे सुल्तान से डर लग रहा था, मगर अब वो सुल्तान के हाथों और बेआबरू नहीं हो सकती थी। सुल्तान जो चाहता है इसे करने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तुम जब तक जिंदा हो, मेरे हाथों से लुटना तुम्हारा मुकद्दर है। मैं देखता हूँ कैसे बचती हो तुम। सुल्तान आगे बढ़ते हुए इसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए इसे बेड पर लाकर पटक चुका था। छोड़ो मुझे। वो अपने बालों के दर्द से चिल्लाते हुए इसकी मुट्ठी से बालों को छुड़वा रही थी। सुल्तान इतनी बेदर्दी से इसके बालों को खींचते हुए था जैसे इसे उखाड़ कर ही छोड़ेगा। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके की घटिया लड़की हो तुम। बेवकूफ तुम। रोमान शाह को पाने के ख्वाब देख रही हो। तुम इश्क में पागल होकर शायद भूल रही हो कि इसका स्टेटस क्या है। मुझे इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है, मगर इसके बावजूद मैं एक बात इसके बारे में तुम्हें क्लियर बता दूं कि इस शख्स को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती है अपनी इज्जत। जो शख्स इज्जत की खातिर अपने बेटे को दाव पर लगा सकता है, खुद सोचो कि वो तुम जैसी लड़की को क्यों एक्सेप्ट करेगा। जो शख्स अपनी बीवी पर पड़ती हुई नजरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जैसे गंद को अपने घर में क्यों रखेगा। ईशाल हैरानी से इसकी जानिब देख रही थी। मतलब कि सुल्तान जानता था कि ईशाल रोमान शाह से प्यार करती है। ऐसे क्या देख रही हो? सुल्तान साइकिल मेरा नाम है। उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनने की सलाहियत रखता हूँ, तो तुमने सोच लिया कि हर रात मेरे बिस्तर की जीनत बनती हुई लड़की के दिल में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता होगा? ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है। हाँ, मैं करती हूँ रोमान शाह से प्यार। अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ वो मुझे कबूल करेगा या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। वो आंखों में आंखें डालकर चिल्लाई, चिल्लाओ मत कमजोर लड़की, मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझे आंखें दिखा रही हो। सुल्तान का भारी हाथ हवा में लहराते हुए शाल के गाल पर जोर का तमाचा लगाते हुए उंगलियों के निशान छोड़ चुका था। दर्द की शिद्दत से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर भेड़िया सख्त इंसान को उस पर रहम नहीं आ रहा था। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बेरहम बना हुआ एक बार फिर से विशाल को अपनी हवस का निशाना बना रहा था। वो जानता था कि रोमान शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है, मगर आज इसके मुंह से एतराफ सुनकर तो जैसे वो पागल हो चुका था। इसके जिस्म को जंगली कुत्ते की तरह नोचते हुए वो जुल्म की एक नई दास्तान लिख रहा था। विशाल जैसी भी थी, वो एक लड़की थी। वो एक मर्द को ये जेब नहीं देता था कि वो किसी औरत को बेआबरू करे। वो दरिंदगी दिखाकर गहरी सांस लेता हुआ मुस्कुरा रहा था। वो दबी दबी सिसकियां लेती हुए अपनी बेबसी पर रो रही थी। राइम की अचानक से आंख खुली तो इसने देखा कि इसकी मामा इसके पास नहीं है। नॉर्मल बच्चों की तरह राइम भी नींद में चिड़चिड़ा सा होकर रोने लगा था। मुलाजमा राइम की आवाज़ सुनते ही राइम को प्यार से चुप करवाने के लिए रूम में आ चुकी थी। सुबह के तकरीबन 5 बजने वाले थे। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। मुझे मामा के पास जाना है। राइम रोने लगा था। जी राइम बाबा, मैं अभी आपकी मामा को फ़ोन करती हूँ, वो आ जाएंगी। आपको कोई काम है तो आप मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। नहीं, आप मामा को बुलाएं, मुझे मामा के पास जाना है। रोमान शाह का जिद्दी शहजादा भी बात पर अड़ चुका था।
मुलाजमा अच्छी तरह से जानती थी कि राइम अब मीरब के पास जाकर ही चुप करेगा। मुलाजमा मीरब और रोमांचा को तंग नहीं करना चाहती थी। मुलाजमा कोई और नहीं जकिया थी, जिसने रोमांचा का बचपन भी देखा था और अब इसके बेटे का बचपन भी देख रही थी। जकिया घर के फट की तरह थी, तो अब तो जकिया की उम्र होने लगी थी। जकिया खुद काम नहीं करती थी, मगर घर की सारी निगरानी आज भी जकिया के हाथ में थी। जकिया जानती थी कि रोमांचा रात को लेट नाइट ही घर पहुंचा है। जकिया ये भी जानती थी कि इस वक्त मीरब रोमांचा के साथ है, बेचारी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर रायन के जिद के आगे हार मानते हुए जकिया ने मीरब का नंबर डायल किया। रायन जकिया के हाथ से फोन लेते हुए अपने कान को लगा चुका था। जकिया को हंसी भी आ रही थी कि अब रोमांचा और मीरब का लाडला बेटा इनके प्यार में रुकावट पैदा करेगा, मगर रायन की बात मानने के अलावा इसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। शाह की मोहब्बत भरी शिद्दतों से टूटी हुई मीरब शाह के सीने में सर छुपाए गहरी नींद में सो रही थी। फजर की अजानें हो रही थी। मीरब तो सो रही थी, मगर इसका शाह अपनी मीरब को सीने पर लिटाए पूरी तरह से जाग रहा था। लेट नाइट घर पहुंचने के बाद पूरी रात जाने शाह पर अपनी तेज मोहब्बत की बारिश बरसाते हुए वो एक सेकंड के लिए भी सो नहीं सका था। और अब फजर की अजानें हो रही थी, अब तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रोमांचा नमाज का पाबंद था। 5 वक्त की नमाज अदा किए बगैर इसका दिन और रातें बेचैन हो जाती थी। जब से मीरब रोमांचा की जिंदगी में आई थी, शाह मीरब को भी नमाज का आदी बना चुका था, मगर मीरब एक बेटे की माँ बनकर भी आलसी थी। जब वो सो जाती तो इसे शाह बच्चों की तरह उठाया करता था, ताकि इसकी नमाज कज़ा ना हो जाए। शाह मीरब को उठाने के बारे में सोच ही रहा था कि मीरब के मोबाइल पर आते हुए फ़ोन ने शाह को अपनी जानिब मतवज्जा किया। रिंगटोन की आवाज़ से मीरब भी आंखों को मसलते हुए आंखें खोल चुकी थी। दूसरे ही लम्हे अपने हुलिये पर शर्म से लाल होते हुए फिर से शाह के सीने में सर छुपा गई। शाह के लब मुस्कुराए थे। शाह का भारी हाथ मीरब के सर पर रखे बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए मोहब्बत जता रहा था। दूसरे हाथ से फ़ोन कान को लगाते हुए जकिया से बात करने लगा, मगर मगर शाह को इस वक्त फिक्र लाहक हुई जब जकिया के नंबर पर जकिया के बजाय फ़ोन पर इसके शहजादे की रोने की आवाज़ आई। मामा आप कहाँ हैं? मुझे आपके पास आना है। रायम रोते हुए बोला। रोना बंद करो मामा के बच्चे, तुम्हारी मामा तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। हर वक्त मामा को अपने साथ चिपकाए रखते हो, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। जाने शाह काफी दिनों बाद इसके इतने करीब थी। शाह का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था मीरब को खुद से दूर करने का, इसलिए अपने बेटे पर शाह चिढ़ते हुए नरमी से बोला। रायन और भी ऊंची आवाज में जोर जोर से रोने लगा था। मीरब ने जल्दी से शाह के हाथ से फोन पकड़ते हुए अपने कान को लगा लिया। चुप करो मेरा बच्चा, मामा भी आ रही, प्लीज आप रोए तो नहीं ना। अपने ही बेटे के रोने की आवाज से मीरब बेचैन होकर इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता, जल्दी आए, मुझे आप मुझे छोड़कर क्यों गई हैं। राइम भी शाह का बेटा था, इसे भी मीरब हमेशा अपने पास ही चाहिए थे। दोनों बाप बेटे के बीच में पिसती तो बेचारी मीरब थी। जी जी बेटे, मामा भी आ रही हैं। मुझे थोड़ा काम था इसलिए अपने बेटे को छोड़कर आई हूँ, वरना कभी नहीं छोड़कर आती मेरी जान। मीरब की हालत देखकर शाह को हंसी आ रही थी। मीरब शाह के शरारती लबों को मुस्कुराते देखकर घूर रही थी। वो शाह के सीने पर हाथ रखे लेटे हुए फोन कान को लगाए हुए थी। जकिया को फोन दो। मीरब के कहने पर रायम जकिया को फोन दे चुका था। जी बीबी जी। जकिया प्लीज रायम बाबा को चुप करवाएं, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। जी बीबी जी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मगर रायम बाबा जिद कर रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो रहे। रायम के रोने की आवाज़ अब भी फोन पर आ रही थी। तुम ख्याल रखो, मैं अभी आ रही हूँ, मीरब तड़पते हुए बोल रही थी। मीरा फोन बंद करते हुए उठकर नीचे जाने का इरादा लिए खड़ी हो चुकी थी। मीरब इस वक्त अपना हुलिया भी बोल चुकी थी। इसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे की जानिब था। शाह इसकी गलाई को पकड़कर वापस झटके से खींचकर इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। शाह प्लीज मुझे जाने दे, राइम रो रहा है, वो बेचैन सी होकर बोली थी। जाने शाह, चली जाना। जानता हूँ कि जब भी शाह और अपने बेटे में किसी एक को चुनने का तुम्हें मौका मिलता है, हमेशा जीत तुम्हारे इस चहीते बेटे की होती है। बेटे के प्यार में मेरी पागल बीवी जाने जाने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरे रोकने से तुम रुकने वाली तो हो नहीं, मगर जाने से पहले एक बार अपने हुलिये पर नजरसानी कर लो, बेहतर होगा। शाह के आतिशी लब शरारत से मुस्कुराए थे। मीरत ने एक नजर अपने हुलिये पर डाली। वो निचले होंठ के किनारे को शर्म से कुचलते हुए नजरें चुरा गई थी। इस वक्त शाह के नाइट सूट की शर्ट पहने हुई थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, अब मैं क्या पहनूं? आप बताएं, क्या रात वाली बेहुदा साड़ी पहनूं? जाने शाह, मैंने प्यार से तुम्हें खूबसूरत हार्ट साड़ी का गिफ्ट दिया। दोबारा बेहुदा बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंखें मत दिखाएं, मेरा बेटा रो रहा है, अब इसका सोल्यूशन निकालें। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अभी के अभी चेंज करना है और अपने बेटे के पास जाना है। मीरब माँ बनते ही आंखें दिखाने पर आ जाती थी। इस वक्त भी वो शाह को आंखें दिखा रही थी। मैं तुम्हारा मसला भी हल कर देता हूँ, मगर मुझे मेरी शर्ट अभी की अभी चाहिए। व्हाट? मीरब शाह की बात पर चिल्लाई थी। जाने शाह, चिल्लाओ मत, मैंने कहा मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। मतलब तुम्हें अभी ड्रेस मिल जाएगी, मगर इसके लिए पहले तुम्हें मेरी शर्ट वापस करनी पड़ेगी।
मुझे भी तो अपनी शर्ट पहननी है, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। शाह की खुमारी से भरी शरारती आंखें मीरब की गर्दन पर अपने प्यार के निशान देखकर चमक रही थीं। शरारती अंदाज से मुस्कुराते हुए जांच पे नजर लग रहा था। शाह का मजबूत कसरती सीना मीरब की नजरों के सामने था। वो एक हाथ सर के नीचे रखे हुए दूसरा मीरब की कमर पर रखे हुए था। शाह प्लीज, मैं आपकी शर्ट खा थोड़ी जाऊंगी। मैं चेंज करके शर्ट आपको वापस कर दूंगी। प्लीज आप मुझे मेरा ड्रेस किसी भी तरह मंगवा दें। अपनी हालत पर शर्म से लाल होते हुए अपने बेटे के पास जाने को बेताब मीरब शाह के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी। नहीं, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरी शर्ट पर कब्जा जमा लिया तो। अस्तगफिरुल्लाह, शाह कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ तंग मत करें। मुझे रायन के पास जाना है, वो रो रहा है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी वो चुप नहीं होगा। अच्छा जी, अपने बेटे की बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। और रायन का बाप जो ठंडी आहें भरता है वो क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता। रायन तो बच्चा है, आप बच्चे थोड़े नहीं हैं। वैसे भी आपकी सब ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, आप अब सब्र करें। शाह के सीने पर हाथ रखकर दबाव बढ़ाते वो उठने की नाकाम सी कोशिश करते हुए बोल रही थी। तेरे सब्र दी ऐसी दी तैसी। मैनू सब्र दियां तबलीगा ना दिया कर। जे तेरे नाल प्यार करन लग्या मैं सब्र कर लवां ते मैनू रोमांचा कौन कवेगा। ओह माय गॉड! सुबह-सुबह आपने खालिस पंजाबी बोलनी शुरू कर दी है। मीरब सर पकड़ते हुए बोली, आप एक काम करें, मुझे किसी ऐसे स्कूल में भर्ती करा दें जहाँ मुझे पंजाबी बोलना सिखाया जाए। मैंने तो सोच लिया है सारे काम छोड़कर पहले मैं पंजाबी सीखूंगी। आपको नहीं पता, जब आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती तो मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ कि शाह मुझे क्या बोल कर गए हैं। तो फिर तो मैं कभी भी आपको पंजाबी सीखने का मौका नहीं दूंगा। मीरब के खुमारी मखमली रुखसार पर प्यार से लबों का लम्स छोड़ते हुए शाह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्यों नहीं सीखने देंगे? आप यही तो चाहते हैं कि मुझे आपकी ज़ुबान समझ में आए। मीरब सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछ रही थी। चाहता तो मैं था, मगर अब नहीं। तुमने अभी अभी तो बताया कि जब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती तो फिर तुम सारा दिन मेरी बातों के बारे में सोचती रहती हो। मतलब कि तुम मुझे सोचती हो। शाह तो हमेशा से यही चाहता है कि मैं हमेशा अपनी जानिशाह के हवासों पर सवार रहूं। शाह तो हमेशा से मीरब के दिल में है, दिमाग में है। मीरब पंजाबी सीख भी जाएगी, तब भी मीरब के हवासों से कभी रोमांच की मोहब्बत का खुमार उतर नहीं सकता। शाह, अगर मोहब्बत को नापने वाला कोई पैमाना होता तो मैं आपको नाप कर दिखाती कि मीरब आपसे कितनी मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत कभी किसी बीवी ने किसी शौहर से नहीं की होगी, जितनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। मीरब शाह के सख्त दाढ़ी वाले गालों पर हाथ रखते हुए मोहब्बत लुटाती नजरों से देखते हुए बोल रही थी। नीरव की जुबान से निकला हुआ एक-एक लफ्ज़ था, सच था। वो तो अपने शाह की दीवानी थी। शाह को पाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। वो लड़की जिस लड़की ने शाह को खोने के डर से एक नहीं दोनों हाथ की कलाइयों को पूरी तरह से काट लिया हो, जिसने रूम का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक इसलिए कर रखा था कि कहीं इसको बचा न लिया जाए। वो रोमांचक के बगैर जीना ही नहीं चाहती थी। इसने पूरी ईमानदारी से मौत को गले लगाने की ठान ली थी। ये तो किस्मत अच्छी थी कि इसका भाई से बचाने में कामयाब हो गया। इस लड़की की मोहब्बत बढ़ते-बढ़ते जुनून वाले इश्क की सीढ़ियों पर कदम रख चुकी थी। शाह के लिए मीरब की मोहब्बत जुनूनी थी। मीरब किसी के ख्यालों में भी शाह को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शाह की मोहब्बत तो इस वक्त भी इसके दिल से नहीं निकल सकी थी, जब वो शाह को अपने बेटे की मौत का मुजरिम समझती थी, जबकि वो इस वक्त दिल से चाहती थी कि वो शाह को भूल जाए। वो माँ बनकर शाह से नफरत करने लगी थी, मगर महबूबा और बीवी बनकर वो कभी भी रोमांचा को अपने दिल से नहीं निकाल सकी। वो अपने शाह को कितना चाहती है, इस बात का रोमांचा को यकीन दिलाने कि इसे ज़रूरत नहीं थी। रोमांचा मीरब के दिल में छुपे हुए जज़्बातों से नावाकिफ़ नहीं था। वो जानता था कि मीरब इससे बेइंतहा इश्क करती है। वो जानता था कि इसकी कुर्बत में शर्माई हुई मीरब जब वो सो रहा होता है तो उसे मोहब्बत लुटाती नज़रों से देखती है। इसकी बीवी शर्मा जाती है इस डर से कि शाह इस पर ज़ाहिर नहीं होने देता था कि वो सब जानता है। जानता हूँ जाने शाह कि तुम मुझे सोचती हो, मुझे चाहती हो, मुझे पहनती हो, जैसे कि इस वक्त तुमने मुझे पहन रखा है। शाह का इशारा मीरब के गले में अपनी पहनी हुई अपनी शर्ट की जानिब था। तुम मेरी शर्ट वापस करो, जितना मर्जी मक्खन लगा लो, मैं अपनी शर्ट अभी वापस लेकर रहूंगा। शाह, आप कितने बेशरम हो गए हैं। ऐसे कोई अपनी बीवी के गले से शर्ट वापस लेता है? जाने शाह, तुम्हारा रोमांच हमेशा से ऐसा ही था। बस तुम पर कुछ अरसे से हाथ हल्का रखा है, क्योंकि 2 साल में तुम थोड़ी सी नाजुक मिजाज हो चुकी हो। वरना शाह कल भी ऐसा था और आज भी वैसा ही है। मतलब कि बेशर्म। मीरब शाह की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए सरगोशी में बोली। अच्छा जी, मैं भी बेशर्म हूँ तो ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। शाह करवट लेते हुए इसके ऊपर घटा बनकर छाया, इसकी गर्दन पर लब रखते हुए पूरी शिद्दत से दांत काढ़े हिसाब पूरा कर रहा था। मखमली शफाफ गर्दन पर मोहब्बत भरा गहरा निशान बनाते हुए पीछे हुआ। मीरब तड़प उठी थी शाह के दांतों की चुभन से। मीरब की शफाफ गर्दन पर शाह के दांतों से बना हुआ निशान बहुत खूबसूरत लग रहा था।
शाह मीरब को ऐसे निशान अक्सर दिया करता था, मगर अब कुछ अरसे से मीरब की जान बख्शी हो रही थी। मगर अब शाह के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। आपको न शर्म आती है, न मासूम बीवी पर रहम। वो हाथ गर्दन पर रखते हुए थ्रू देने वाली शक्ल बनाए हुए बोली थी। जानता हूँ कि मैं बेशरम हूँ और जालिम भी। शाह पूरी ईमानदारी से इस बात को कबूल करता है और आज के बाद एक बार फिर से तुम रोमान शाह का पहले वाला रूप देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत आज़ादी दे चुका हूँ, अब वसूली का टाइम है। रोमान शाह अपनी मोहब्बत भरे लम्हों में कटौती बर्दाश्त नहीं करता और अब तो मेरी जान ने 2 साल की दूरी बनाकर खुद को सजा का मुस्तहक कर लिया है। तो अब आप क्या करेंगे? मीरब बेख्तियार बोली थी। प्यार करूँगा और इतना करूँगा कि ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा तुम शाह को दूर होकर तड़पाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। मीरब की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मीरब रोमांचा की फितरत से वाकिफ़ थे। वो इस बात को बड़े लाइट मूड में बोल रहा था। वो बात वैसी नहीं थी। रोमांचा के दिल से कसक ख़त्म नहीं होती हुई थी। 2 साल मीरब ने रोमांचा से दूर रहकर जो गुनाह किया था, इस गुनाह की सज़ा कतरा कतरा प्यार की सख्तियों से इसे ज़रूर मिलेगी। वक्त के साथ साथ शायद रोमांचा के दिल से ये कसक खत्म हो जाएगी, मगर अभी वो वफ़्तन-वफ़्तन इसे जता रहा था कि 2 साल से इससे दूर रही थी। बार-बार इसको याद करवाने का मतलब था कि रोमांचा के दिल में ये बात कसक बनकर मौजूद है। ये रोने वाली शक्ल बाद में बना लेना, फ़िलहाल के लिए तुम्हें इजाज़त है, ये लो अपना ड्रेस और मेरी शर्ट पूरी इज़्ज़त के साथ वापस करो। मीरब की उतरती हुई शक्ल को देखकर शाह अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए पास पड़ा हुआ पैकेट उठाकर इसके हाथ में थमा चुका था, जिसके अंदर कैजुअल सी घर में पहनने वाली न्यू ड्रेस मौजूद थी। मीरब ने पैकेट खोलते हुए देखा, मस्टर्ड और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन वाला ट्राउजर और लॉन्ग कुर्ता देखकर वो खुश तो हुई थी, मगर इसके दिमाग में शाह की बातें घूम रही थी। ड्रेस बहुत खूबसूरत था। जाओ अपने लाडले बेटे के पास, जिससे बर्दाश्त नहीं होता कि कुछ देर मेरी बीवी मेरे साथ प्यार भरी बातें कर ले। मीरब के उतरे हुए चेहरे को देखकर शाह इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। शाह इस वक्त इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो मीरब की दूरी को आज भी भूल नहीं सका। ऐसा नहीं था कि इसने कोशिश नहीं की थी, मगर वो चाहकर भी इन तकलीफ़दा हिजर के 2 सालों को भूल नहीं पा रहा था। पिछले 2 साल इसने कितनी अज़ियत में गुज़ारे थे, वो कभी नहीं भूल सकता था। बेख्तियार इसके मुँह से निकल गया था मीरब। अब वो मीरब को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कम से कम आज के दिन वो मीरब का उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मीरब चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट इसे बहुत अजीज थी, मगर अब अपने दिल के हाथों मजबूर रोमान शाह दिल में ज़बरदस्ती छुपाई हुई बात बेख्तियार बोल गया था। ड्रेस पहनकर हाथों से बालों को सेट करते हुए मीरब जाने को तैयार थी। शाह के अंदर तक उतरती हुई नज़रों से खुद को छुपाने के लिए मीरब ने पास पड़े हुए सोफे का सहारा लेते हुए चेंज किया था। इसकी कोशिश बस इस कुछ हद तक ही कामयाब रही थी। वो खुद को चाह कर भी शाह की नज़रों से तो बचा नहीं सकी थी। ये लो अपने ऊपर कवर करके घर के मुलाजमीन के सामने जाना। रमाचा आज भी नहीं बदला। मुझे गवारा नहीं कि मेरी बीवी के वजूद पर मेरी मोहब्बत के निशान कोई और देखे, फिर चाहे वो कोई घर की मुलाजमा खातून ही क्यों ना हो। शाह ने मीरब के आगे दुपट्टा करते हुए कहा। मीरब दुपट्टा कंधों पर रखते हुए अच्छी तरह गर्दन पर डालकर खुद को कवर करते हुए सीढ़ियाँ तेजी से उतरती हुए अपने रूम की जानिब जा रही थी। मेरी आदत दे विच सारियां तो पहली आदत तेरी गुरबत दे विच सोना है, मैनू नशा आए तेरी सोनी अखियां दा। लोग ये कहते ने मैं शराब पी रखी है। शाह से जाते हुए सोच से मुस्कुरा रहा था। शाह उठकर शर्ट पहनते हुए फ्रेश होकर नमाज अदा करने के लिए मीरब के पीछे पीछे ही आ रहा था। मीरब बेख्याली में अपने रूम की जानिब जा रही थी। इसके दिमाग में शाह की बातें गर्दिश कर रही थी। वो जानती थी कि गुस्ताखी तो इससे हुई थी। इसे तो लगने लगा था कि शाह सब कुछ भूल चुका है, मगर ऐसा नहीं था। जो शख्स अपनी ज़ात से ज़्यादा इससे मोहब्बत करता हो, इसे हिजर की रातें और तड़पते हुए दोनों को भूलने के लिए आखिर कुछ तो वक्त लगना था। बाबा जी, बाबा जी जान, हमें घूमने जाना है। महरमा ने नाश्ते में की टेबल पर बैठते हुए अहमर को मुखातिब करते हुए कहा। जी मेरा बच्चा, जब आपकी प्यारी सी मामा हुक्म करेंगी इसी वक्त हम घूमने जाएंगे। मैं तो घुमाने के लिए हाजिर हूँ, आपकी मामा नहीं मानती, इसलिए हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते। अहमर ने सारा मलबा माही पर डालते हुए माही की जानिब देखा। माही अपने बेटे मुतहशम को नाश्ता करवा रही थी। इसका मूड सख्त ऑफ था। मूड खराब करने वाला कोई और नहीं, खुद अहमर अलवी था। बाबा मुझे भी घूमने जाना है। मेहमान ने कोई बात की हो और इसमें मुतहशम ने हिस्सेदारी ना की हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। जो काम एक ने करना था, दूसरा भी वही करना चाहता था। कभी कभी माही इन दोनों की इस केमिस्ट्री से तंग आ जाती थी। मुतहशम तुम अपनी चोंच बंद करके नाश्ता करो, वरना एक लगाऊंगी कान के नीचे। मुतहशम का रोने वाला अलार्म क्लॉक चालू हो चुका था। माँ ही क्यों मेरे बेटे को डांट रही हो? क्योंकि अब बेटे के बाप को नहीं डांट सकती इसलिए।
माही इस वक्त शदीद गुस्से में थी। गुस्से से मुंह फुलाए हुए इसकी खूबसूरत छोटी सी नाक फूल कर मोटी हो चुकी थी। महरमा मुतहशम पर माही को गुस्सा करते हुए देख अच्छी बच्ची बनकर अपना नाश्ता फिनिश करने में लगी हुई थी। टिपिकल बच्चों वाली सोच रखते हुए महरमा अब कोई भी गैर ज़रूरी बात नहीं करना चाहती थी। महरमा को अच्छी तरह से पता था अब अपने भाई और बाबा की डांट के बाद इसकी बारी आएगी, क्योंकि घूमने जाने वाली शतूनी तो महरमा नहीं छोड़ी थी। किसने कहा कि तुम मुझे डांट नहीं सकती? तुम मुझे डांट सकती हो, मैंने तो कभी मना नहीं किया। अहमद डरे हुए शरीफाना अंदाज से बोल रहा था। बिल्कुल बच्चे आप पर गए हैं, कसम से आपके बच्चे आपसे भी बड़े ड्रामेबाज हैं। डरने की एक्टिंग तो ऐसे करते हैं जैसे आप तीनों मुझसे बहुत डरते हो। माही एक के बाद एक निवाला मुतहशम के मुंह में डालते हुए अपना सारा गुस्सा उतार रही थी। मुतहशम बेचारा भी निवाले जल्दी जल्दी खाए जा रहा था। जब घर में माँ को गुस्सा चढ़ा हो तो हर बंदे की सांसें रुकी हुई होती हैं। इनमें बच्चों के साथ-साथ बच्चों का बाप भी शामिल होता है। इस वक्त अहमद अलवी और इसके बच्चों की एक जैसी हालत थी। यार हम तीनों तुमसे बहुत डरते हैं। हर वक्त सर पर डंडा लेकर सवार रहती हो। अगर हमें घूमने फिरने की आज़ादी दे दोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर बच्चों का बहुत कुछ चला जाएगा। आपके इसी लाड प्यार ने बच्चों की पढ़ाई का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन दोनों की पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पीटीएम में जाकर देखा नहीं था कि टीचर्स ने इनकी कैसी रिपोर्ट पेश की थी। मुझे तो अपनी फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदगी हो रही थी। क्या सोचती होंगी कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया भी नहीं सकती हूँ। माही तुम फजूल में इतना सोचती हो। अभी छोटी क्लासेस हैं, सारी उम्र पड़ी है पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे। बच्चों के खेलने कूदने के दिन है यार, खेलने दो। तुम इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो? क्योंकि अगर मैं भी आपकी जैसी हो जाऊंगी तो फिर पढ़ लिया बच्चों ने। कसम से तुम मुझे मेरी बीवी कम और माँ ज्यादा लगती हो। अम्मी जान तो ऑस्ट्रेलिया जाकर खाला के पास आराम से बैठी हैं और यहाँ इनकी कमी इनकी बहू ने पूरी कर रखी है। अहमद की वालदा अपनी खालाजाद बहन के पास ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। इनको गए तकरीबन 1 महीना होने को था। अहमद की वालदा की खालाजाद बहन काफ़ी बीमार रहने लगी थी। इन्होंने कई बार मिलने को कहा था, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए अहमद की वालदा इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ दिन के लिए गई थी। मगर वहाँ से वापसी अभी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि अहमद की खाला काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। अहमद की वालदा इस इंतज़ार में थी कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए तब वो घर का रुख करें। मगर अभी तो ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे थे। घर की कोई परेशानी इनको थी नहीं, क्योंकि अहमद और बच्चों का ख्याल माही बहुत अच्छा रखती थी। घर को बहुत अच्छा संभाल रखा था, इसलिए वो बेफिक्र होकर वहाँ पर बैठी हुई थी। अब बताओ, इतनी डांट डपट के बाद हमें घूमने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? अहमद वापस अपने मुद्दे पर आते हुए मुस्कुरा रहा था। जो आप लोगों का दिल चाहता है वो करें, मुझे नहीं पता। मेरे कहने से कौन सा किसी ने रुक जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है मेरी जान, अगर तुम कहोगी तो हम रुक जाएंगे। हम तीनों शरीफ बच्चे हैं। जी हाँ, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही शरीफ हैं। माही ने घूरकर अहमद की जानिब घूरकर देखते हुए नफ़ी में सर को हिलाया। बस तो फिर डन हो गया। हम एक वीकेंड किसी अच्छी सी लोकेशन को ढूंढते हुए घूमने चलते हैं। अहमद फैसला कर चुका था और माही जानती थी कि वो यही करेगा। जहाँ जाना है आप तीनों जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाओगी? इससे पहले कि माही गुस्से से कुछ बोलती, बच्चों की स्कूल वैन आ चुकी थी। बच्चे अपने बैग संभालते हुए बाहर की जानिब भागते हुए जा चुके थे। बच्चों के पीछे पीछे मुलाजमा भी तेज तेज कदम उठाते हुए जा चुकी थी। अहमद, आप बहुत गलत करते हैं। इस तरह बच्चे खराब हो रहे हैं, इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आप क्यों सीरियस होकर मेरी बात नहीं सुनते? प्लीज़ एक बार खुशी खुशी मान जाओ। प्रॉमिस करता हूँ आइंदा कभी भी जब जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी मैं बच्चों को कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, और ना ही जाने की जिद करूंगा, ना ही इनकी ज़िद में हाँ मिलाऊंगा। प्लीज़ मान जाओ। अहमद माही के कंधों पर दोनों हाथ रखे कुर्सी के पुष्ट की जानिब खड़े होते हुए प्यार से इसके सर पर लब रखकर चूमते हुए बोल रहा था। मैं नहीं चाहूंगी आप तीनों चले जाएं। ज़िद मत करो, तुम्हारी बगैर मैं ना खुद जाऊंगा ना बच्चों को लेकर जाऊंगा। मेरा सारा ध्यान तो तुम में अटका हुआ है। घूमने का क्या खाक मजा आएगा? आपको कौन-सी मेरी फ़िक्र है? आप हमेशा अपनी मर्ज़ी करती हैं। गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। अहमद को तुमने अपना गर्विदा बना रखा है, और अब भी ये शिकवा कर रही हो कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता और मैं तुम्हारी फ़िक्र नहीं करता। वैसे रूठी हुई बीवी को बनाए बनाए बगैर ऑफ़िस जाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरे ख़्याल से मना ही लेना चाहिए। अहमद की टोन बिगड़ती हुई देख के माही ने नफ़ी में सर को हिलाया। प्लीज़ अहमद, सुबह-सुबह तंग मत कीजिएगा। अहमद अलवी ने मूड बना लिया है तंग करने का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तंग किए बगैर चला जाऊं? अहमद झुककर इसे गोद में उठाते हुए अपने रूम में ले आया था। अहमद प्लीज, माही प्लीज। इसे गोद में उठाए हुए दरवाजे की अंदरूनी साइड के साथ पिन किए खड़ा था। माही ने गिरने के डर से दोनों हाथ इसके गले में बांध रखे थे। माही को अपनी जान बचती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। यार तुम नाराज हो, मैं तुम्हें मना कर ही जाऊंगा।
बीवी को नाराज करके घर से जाना अच्छी बात नहीं होती। वह शरारती नजरों से देखते हुए पूरी शिद्दत से इसकी पंखुड़ियों पर झुका, पंखुड़ियों को सख्ती से कैद किए इसकी गर्म सांसों को अपनी तेज सांसों में उलझाए हुए इसे मना रहा था। इसकी उलझी हुई सांसों को शिद्दत से खुद में उंडेल रहा था, रहम खाते हुए इसकी सांस लेने का मौका दिया। अहमद प्लीज ऑफिस जाएं, आप लेट हो जाएंगे। ऑफिस भी अपना है, बीवी भी मेरी अपनी है, तो बगैर मनाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो किसी भी हाल में माहे को प्यार की बारिश बरसाए बगैर छोड़कर जाने का इरादा नहीं रखता था। लाख इनकार के बावजूद भी वो अपने शौहर की मोहब्बत की बारिश में भीगने से बच नहीं सकती थी। अहमद अलवी इसे मना चुका था। मर्द कितना जिद्दी होता है जब इसे कोई बात मनवानी होती है, और वो तो मनवा कर ही दम लेता है। शाबाश। तो मुझे किस बात की मैंने तुम्हें मनाया है यार। कितना अच्छा शौहर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट किया करो। माही ने शर्म से लाल होते हुए पास पड़े हुए तकिए को उठाकर जोर से अहमद अलवी को दे मारा था। हा हा हा। अहमद अलवी का जानदार कहकर रूम की दीवारों के साथ टकराता हुआ रूम में गूंज उठा था। शाह और मीरत की जिंदगी की रूटीन पर आने लगी थी, मगर कहते हैं जब जिंदगी में सब कुछ सही जा रहा हो इसी वक्त तूफान आने का खदशा होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी हमारे इम्तिहान लेती रहती है। रमान शाह मीरब अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके थे। अब तो खुदा से दुआ है कि इनकी जिंदगी में कोई भी बुरा वक्त ना आए। कितनी मुश्किल से तो इनकी जिंदगियों में खुशियां आई हैं, मगर जिंदगी में कभी भी हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होता। रूटीन का दिन शुरू हुआ था। मीरब ने शाह और राइम को एक साथ रेडी करके घर से भेजा था। रोमान शाह ऑफिस से जाते हुए अपने बेटे को खुद स्कूल ड्रॉप करते हुए ऑफिस जाया करता था। रोमान शाह के बेतहाशा दुश्मन हर वक्त घात लगाए रखते थे, इसलिए रोमान शाह अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि इसकी ज़रा सी कोताही बरतने पर इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा सके। छोटी सी इसकी फैमिली थी, एक मीरब और एक इसका बेटा। रोमान शाह ने अपनी ज़िंदगी के इनके लिए वक्फ कर रखी थी। रोमान शाह मीरब और राइम को लेकर एक अच्छा सा वर्ल्ड टूर करने का इरादा रखता था। राइम के साथ जो वक्त दोनों नहीं गुजार सके थे, रोमान शाह चाहकर भी वो वक्त वापस तो नहीं ला सकता था, मगर जो कीमती वक्त इनके पास है इसमें से वो खुशियों के रंग भर देगा जिसको राइम हमेशा याद रखे। इस कीमती खूबसूरत वक्त को वो राइम की ज़िंदगी में कैद करना चाहता था, जिस वक्त में इसके माँ बाप इसके साथ है। इसी सोच को दिल में रखते हुए वो आज मीरब और राइम को सरप्राइज देने वाला था। सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, बस अचानक से जाकर वो सरप्राइज देने के मूड में था। वो नहीं जानता था कि जिंदगी आज इसको ही सरप्राइज देने वाली है। वो गाड़ी की चाबी हाथ में लिए गाड़ी में बैठकर राइम के स्कूल की जानिब जा रहा था। ऑफिस से निकलते हुए आखिरी बार शाह ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। मीरा टीवी पर अपना पसंदीदा ड्रामा लम्स जुनून देख रही थी। ड्रामा आजकल बहुत हिट जा रहा था। रोमान शाह मूवीज और ड्रामे नहीं देखता था, मगर सुनने में आ रहा था इस ड्रामे का हीरो बहुत खूबसूरत, हैंडसम और रोमांटिक है, जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों पर छाया हुआ था। और ये ड्रामा मीरा पूरे इंसाफ और ईमानदारी से देख रही थी। मजाल है कोई सीन छोड़ती हो। कभी कभी तो इस ड्रामे के हीरो से शाह को जलन होने लगती थी। मीरब के चेहरे पर जो लाली बिखर जाती थी इस हीरो को देखकर, शाह से वो बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर फिर ये सोचकर शाह चुप कर जाता था कि पहले मीरब को तोते ना रखने देने पर रोज इसके ताने सुनता है। अब अगर इसे इस ड्रामे से भी रोक दिया तो मूड खराब करके पूरे घर में घूमती रहेगी, और मीरब का खराब मूड पूरे घर के माहौल को डिस्टर्ब कर देता है। रुमान शाह राइम का स्कूल आ चुका था। अब वो राइम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मीरब अपना फेवरेट ड्रामा खत्म होने पर उठकर किचन की जानिब जाने लगी थी ताकि वो जकिया को बोल सके कि इसे कड़क सी चाय बना दे। इसके सर में दर्द हो रहा था, मगर इस दर्द के आलम में भी इसने अपना ड्रामा पूरा देखा था। अचानक से रूम में शाह के मोबाइल के रिंगटोन बजने से मीरब ने दरवाजे से पलट कर देखा। रिंग की आवाज़ तकिए के नीचे से आ रही थी। मीरब ने वापस आकर तकिया उठाया तो नीचे रोमान शाह का फ़ोन पड़ा हुआ था। मतलब शाह आज घर से निकलते हुए अपना अपना एक फ़ोन घर भूल गए थे। मीरब ने फोन उठाकर देखते हुए कहा, मगर जैसे ही इसकी स्क्रीन पर जगमगाते हुए इशाल के नाम पड़ गई, मीरब के पूरे बदन में आग लग चुकी थी। दिमाग गुस्से से खौलने लगा था। ये शाह को फोन क्यों कर रही है? मीरब दांतों को पीसते हुए फोन ऑन करते कान को लगा चुकी थी। शाह, कैसे हैं आप? मैं तो आपकी आवाज़ सुनने को तरस गई हूँ। तुम तरसती तरसती मर जाओगी, मगर मेरे शाह की आवाज़ कभी नहीं सुन सकोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाह को फ़ोन करने की? मीरब जोर से चिल्लाई। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल सुनने की? औकात में रहो इशाल। जिस पर तुम डोरे डालने की कोशिश करती हो वो मेरा शौहर है। मैं अपने शौहर की हिफाजत करना जानती हूँ। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मेरे शाह की ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। एक झूठ पर बना हुआ नकली कागजी रिश्ता था। ऐसा रिश्ता जिस पर शाह ने साइन तक करने गवारा नहीं किए थे, और वह नकली रिश्ता भी शाह ख़त्म कर चुका है। अब दोबारा मेरे शौहर के नाम पर अगर कॉल की तो मुंह तोड़ दूंगी।
मैं रोमांचा की ज़िंदगी में वापस भी आऊँगी, इसके फ़ोन पर कॉल भी करूँगी, इसके दिल पर अपना नाम भी लिखूँगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकती, बांझ औरत। आखिरी अल्फाज पर मीरब की आंखों से बेख्तियार आंसू फिसलते हुए इसके रुखसार पर बहने लगे थे। ये अल्फाज मीरब के लिए किसी खंजर से कम नहीं था। इशाल ने मीरब की कमजोरी पर वार किया था। अब बोलती बंद क्यों हो गई है? बोलने को कुछ नहीं है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। इसके गले में अटके हुए आंसू से इसे बोलने नहीं दे रहे थे। वह इशाल के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, मगर ये बांझ वाले जुमले ने मीरब के अंदर बहुत गहरा घाव लगाया था। इससे पहले कि वो और कमजोर पड़ती, इशाल कुछ बोल रही थी। मीरब ने जल्दी से कॉल को काटते हुए फोन बेड पर ऐसे फेंका जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। वो भागती हुई सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी, जैसे इशाल इसके पीछे भागती हुई आ रही हो। मीरा वैसे डर रही थी जैसे इशाल अभी इसके शाह को इसे छीन लेगी और कभी दोबारा मां नहीं बन सकती थी। मीरा इस अपने अंदर इस कमजोरी से हमेशा घबराती थी। शाह की बेतहाशा मोहब्बत भी इसके अंदर से इस कमी को खत्म नहीं कर सकी थी। मीरा अब शाह के सामने जाहिर नहीं करती थी, मगर आज भी इसे अपने अंदर इस कमी का एहसास हर वक्त रहता था। लकड़ी की शफाफ सीढ़ियों पर नंगे पांव भागते हुए इसका पांव फिसला। मीरब संभल नहीं सकी, वो सीढ़ियों से फिसलकर गिरती चली गई। इस वक्त घर के अंदर इसके पास कोई मुलाजिम भी नहीं था। न- नजर नहीं आ रहा था। बदकिस्मती अरोज पर थी कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था, जो ऊपर से आती हुई सीढ़ियों के बिल्कुल साथ ही बना हुआ था। मीरब सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए सामने पड़े हुए टेबल से टकराई। मीरब का सर जोर से टेबल से टकराया था। सर से फोन निकलने लगा था। मीरब ने अपना हाथ माथे पर रखते हुए संभलने की कोशिश की। उठकर खड़ी हुई थी, मगर सर की चोट की वजह से वो लड़खड़ाते हुए साथ ही नीचे को जाती हुई बेसमेंट की सीढ़ियों पर चकराते हुए गिरती चली गई। सीढ़ियां काफी लंबी थी। मीरब नीचे जाने तक बेहोश हो चुकी थी। सर से खून तेजी से निकलते हुए फर्श को सुर्ख करने लगा था। मीरब की सिसकी तक नहीं निकल सकी थी। वो पूरा आधा घंटा फर्श पर बेजान बेहोश खून में लथपथ पड़ी थी। किसी को खबर ही नहीं थी कि मीरब मौत के करीब जा रही है। रायम गार्ड के हमरा भागते हुए आकर फ्रंट सीट पर अपने बाबा के साथ बैठ चुका था। कैसे हो बनी? रोमान शाह ने हाथ को बॉक्सिंग स्टाइल में रायम के छोटे से हाथ से टच करते हुए कहा। रायम, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो क्या बाबा? रायम ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हम छुट्टियों में वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं। हम पूरी दुनिया घूमेंगे और बहुत सारा मजा करेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बाबा, लव यू। बहुत अच्छा है आपका सरप्राइज। लव यू सो मच। राइम अपनी जगह से उठकर अपने बाबा के गले में बाहें डालते हुए प्यार से गाल चूम रहा था। इसकी खुशी से रोमान शाह की चमकती हुई गहरी आंखें और भी चमक उठी थी। वो वर्ल्ड टूर के लिए बहुत एक्साइटेड था। बाबा, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? क्या हम समंदर में बड़े से बहरी जहाज पर बैठेंगे? रोमान शाह ने हंसकर अपने बेटे की जानिब देखा। जी बिल्कुल, हम समंदर में बड़े से बहरी जहाज पर भी बैठेंगे। हम दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात पर जाएंगे और बहुत सारा मजा करेंगे। अपने बेटे की एक्साइटमेंट देखकर बहुत खुश हो रहा था। थैंक यू डैडी। मैं जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। मैं अपने सब दोस्तों को वापस आकर बताऊंगा कि हमने वर्ल्ड टूर पर कितने मज़े किए। आप मुझे और मामा को बहुत से झूले भी दिलवाना। मुझे झूले बहुत पसंद है। ठीक है, जितने झूले कहोगे दिलवाऊंगा, मगर शर्त यह है कि झूले में तुम्हारी मामा मेरे साथ बैठेंगी। जी नहीं, मामा मेरे साथ बैठेंगी। रायम की टोन 1 मिनट से पहले बिगड़ती चली गई थी। इसे अपनी मामा को अपने साथ बिठाना था। बहुत ही चिपकू बेटे हो, कुछ देर मेरी बीवी को मेरे पास भी रहने दिया करो। आप भी बहुत चिपकू बाबा हैं, कभी मेरी मामा का पीछा छोड़ भी दिया करें। अपने बेटे का तड़क से जवाब सुनकर रोमान शाह का मुंह खुले का कुल्ला रह गया। अब दोनों बाप बेटा मुंह फुलाए हुए बाकी का सफर तय कर रहे थे। दोनों को मीरब पर पूरा हक चाहिए था। दोनों ही मीरब पर शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोनों के दिलों में मीरब के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत इन बाप बेटों को एक दूसरे से नोक झोंक करने पर मजबूर करती थी। कितनी खुशकिस्मत थी मीरब, जिसको रोमान शाह जैसा शौहर और रायम जैसा बेटा मिला था। क्या ये खुशकिस्मती मीरब का मुकद्दर रहेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरब, मीरब। शाह घर के अंदर दाखिल होते ही मीरब को आवाज दे रहा था। वो इसे सरप्राइज देना चाहता था। राइम और शाह दोनों ही बेहद खुश थे। मीरब हमेशा शाह के आने से पहले ही नीचे आकर सामने से वेलकम करती थी, मगर इस वक्त मीरब को सामने न देखकर शाह थोड़ा हैरान हो गया था। गाड़ी की चाबी को टेबल पर रखते हुए एक बार फिर से शाह ने मीरब को आवाज दी। जी भाई, मुझे बता दें, कुछ काम है? जकिया जल्दी से किचन से निकलते हुए बाहर आई थी। जकिया अभी भी घर पहुंची थी। वो घर का जरूरी सामान लेने ड्राइवर के साथ गई हुई थी। मीरब के साथ हो चुके हादसे के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। आज बदकिस्मती उरूज पर थी, वरना ऐसा कभी नहीं होता था कि मीरब के इर्द गिर्द कोई मौजूद ना हो। आज जकिया भी घर की दो और मुलाजमा को अपने साथ लेकर घर का सौदा सलफ लेने गई हुई थी, वरना जकिया तो हर वक्त मीरब के आस पास ही मौजूद रहती थी। नहीं,
आप मीरब बीबी को बुलाएं, वो कहाँ है? शाह राइम के साथ अपने रूम की जानिब जाते हुए बोला। जी भाई, मैं अभी देखती हूँ। शाह मीरब को रूम में देखते हुए आवाज दे रहा था, एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी जिसको शाह महसूस कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी इसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। शाह वॉशरूम का दरवाजा खोलकर भी देख चुका था, मीरब वहां भी नहीं थी। शाह घर पर आए और मीरब ऐसे गायब हो, ऐसा कभी हुआ हो नहीं सकता था। तेज कदमों से राइम का हाथ पकड़े हुए वापस सीढ़ियों पर आकर जकिया से मीरब के बारे में पूछ रहा था। मगर जकिया भी थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि इसे भी मीरब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबके सब घर में अंधे बहरे हो, जो तुम लोगों को इतना नहीं पता कि मीरब कहाँ है। रोमांचा की दहाड़ पर पूरे घर में गूंज रही थी। सारे मुलाजिम डरकर मीरब को पूरे घर में ढूंढ रहे थे, मगर मीरब का कुछ अता पता नहीं था। शाह ने फ़ोन ओपन करते हुए फ़ौरन से घर के कैमरों की आधा घंटा पहले वाली रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। और जो सीन शाह की नज़रों के सामने था, शाह का कलेजा निकलकर मुंह को आने को लगा। राइम का हाथ छोड़ते हुए शाह सीढ़ियां फलांगता हुआ चंद बड़े कदमों में ही सीढ़ियों का फासला तय करते हुए बेसमेंट की जानिब भागा था। अगर मीरा को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको शूट कर दूंगा, वो जाते जाते चीखते हुए बोला था। मुलाजिम भी शाह के पीछे भागते हुए थे। मीरा को खून में लथपथ देखकर शाह का दिल फटने लगा था। मुलाजमों से भी मीरब की हालत देखी नहीं गई थी। मीरब को जल्दी से बाहों में उठाए हुए रुमान शाह वापस बेसमेंट से मीरब को बाहों में उठाए हुए ले आया था। गाड़ी निकालो, रुमान शाह हलक के बल चिल्लाया था। छोटा सा रायम अपनी माँ की हालत देखकर आंसुओं से रोने लगा। जकिया ने जल्दी से आगे बढ़कर रायम को उठा लिया। मीरब शाह के बाजू में बेसुध झूल रही थी। मीरब को शाह अपनी गोद में लिटाए हुए ड्राइवर जकिया और रायम के हमराह हॉस्पिटल निकल चुका था। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा कैफे में बैठे हुए गरम गरम कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे। आज दोनों की ड्यूटी ओपीडी में थी। अभी 10 मिनट पहले ही वो फ्री होकर कॉफ़ी पीने के लिए बाहर आए थे। डॉक्टर शाहजेब के नंबर पर रोमान शाह का फ़ोन आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे गरीब दोस्त की याद आ गई? शाहजेब ने फ़ोन उठाते ही दांत निकालते हुए शरारत से कहा। शाहजेब, मीरब सीढ़ियों से गिर गई है, सर से बहुत खून बह चुका है, सब इंतज़ाम देख लो। रोमान शाह सिर्फ इतना ही कह सका और फ़ोन बंद हो गया। डॉक्टर शाहजेब को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि मीरब की हालत बहुत ख़राब है। रोमान शाह अगर इस कदर घबराया हुआ है तो मतलब बात बहुत बड़ी है। क्या हुआ? डॉक्टर हुमा ने मतलाशी नज़रों से देखते हुए पूछा। परेशानी डॉक्टर शाहजेब के चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मीरा भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, हमें फ़ौरन से इमरजेंसी में पहुंचना होगा, रोमान बहुत परेशान है। ओ माय गॉड, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अभी तो इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह खुशियां आई भी नहीं थी। ये क्या हो गया? डॉक्टर हुमा परेशान होकर बोलती हुई शाहजेब के साथ तेज तेज कदम उठाती हुई इमरजेंसी की जानिब जा रही थी। मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुका था। शाह रायम को प्यार से अपने पास बिठाए खामोश बैठा था। शाह के वाइट कलर के कॉटन के कुर्ते पर मीरब का खून लगा हुआ था। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा भी मीरब के पास थे। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा दोनों एक साथ ऑपरेशन से सबसे पहले बाहर आ गए थे। शाह, प्लीज हौसला रखना, भाभी की हालत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शाहजेब रोमान शाह के कंधे पर हाथ रखे बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। मीरब शाह के लिए क्या थी इस बात से इसके दोस्त नवाकिफ नहीं थे। रोमान शाह की जान बसती थी मीरब में, और इसकी जान जा रही हो, ये बात इस शख्स को बताना कोई आसान काम नहीं होता। रोमान शाह ने मुंह खोलते हुए बड़ी मुश्किल से सांस लिया था। इसमें कुछ भी बोलने की इस वक्त हिम्मत नहीं थी। रोमान शाह, भाभी के सर की चोट बहुत गहरी है, खून का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। मुझे भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भाभी के बचने के चांसेस बहुत कम है। हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखना। डॉक्टर शाहजेब ने ये बातें कितनी तकलीफ से गुजरते हुए कही थी, ये तो सिर्फ इसका दिल जानता था। मगर रोमान शाह को आगाह करना भी बेहद ज़रूरी था। कंडीशन शाहजेब के सामने थी, बचने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही थी। शाह मीरब की हालत तो खुद भी देख चुका था। शाह बच्चा नहीं था, इसे मीरब की हालत अपनी नज़रों से सामने दिखाई दे रही थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो मीरब को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बार बार आते हुए जहन में ख्याल वो छटक रहा था। मीरब को खो देने का ऐसा ही जानलेवा था, जैसे हजारों कांटे एक साथ इसके जिस्म में चुभते हुए महसूस हो रहे हों। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैं इसे किसी कीमत पर खोना चाहता, ऐसा कोई तरीका मेरी सांसें खींचकर इसमें भर दो। इसे जिंदा रहना चाहिए, वो नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। शाह के अल्फाजों में इतना दर्द था कि डॉक्टर शाहजेब और हुमा की आंखों में रवानी से आंसू बहकर इनकी रुखसार को भिगोने लगे थे। रोमान शाह कमजोर शख्स नहीं था, मगर जो अंदर मौत के करीब जा रही थी वो इस शख्स की कमजोरी थी। छोटा सा रायम अपने बाबा बहादुर बाप की हालत देखकर बहुत परेशान था। इसका छोटा सा दिमाग अभी ज़्यादा कुछ समझने की सलाहियत तो नहीं रखता था, मगर जहनी तौर पर बहुत परेशान था।
अपनी माँ की हालत इससे अपनी नज़रों के सामने देखी थी। बाबा, मामा कब तक ठीक हो जाएंगी? प्लीज़ बाबा बताएं ना, वो कब तक ठीक हो जाएंगी? रायन की आंखों से बहते हुए आंसू शाह को और भी कमज़ोर कर रहे थे। अपने बेटे को देने के लिए इसके पास कोई जवाब नहीं था। शाह को सांस नहीं आ रही थी। एक बार पहले भी जिंदगी में वो इसी दोराहे पर खड़ा था। जब रायन पैदा हुआ था, इस वक्त भी मीरब मौत के करीब होकर मौत को छूती हुई वापस आई थी। आज 7 साल बाद फिर रोमांच ऐसी मकाम पर खड़ा था। डॉक्टर हुमा जकिया के हमरा रायन को वहां से दूर ले गई थी। रोमान, हौसला करो। मैं हौसला नहीं कर सकता, मैं मर रहा हूँ। शाहजेब, तुम मुझे हौसला करने का बोल रहे हो? जो अंदर ऑपरेशन थिएटर में है, बेजान वजूद लिए पड़ी है। तुम नहीं जानते कि वो कौन है। प्लीज खुद को संभालो। अल्लाह से दुआ करो। अब अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं कोई छोटी झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। माफ करना। शाहजेब साफ लफ्जों में यही कह रहा था कि मीरब के बचने के चांसेस नहीं है। रमान शाह मीरब की हालत पर पूरी तरह से टूट चुका था। शाहजेब की जानिब से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर हुमा, डॉक्टर शाहजेब, डॉक्टर्स की टीम के हमरा बार बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ जा रहे थे। डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर्स की टीम के हमरा बार बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मीरब का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स को कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिला रहे थे, इसलिए शाहजेब भी पुरुम्मीद नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर होने के नाते शाहजेब खुद भी हिम्मत हार चुका था। इतने सालों के मेडिकल तजुर्बे के बाद से उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि मीरब बचेगी। रोमान शाह अपने दुखी जज्बात कभी किसी पर जाहिर करने वाला शख्स नहीं था। वो झटके से सबके बीच में उठता हुआ हॉस्पिटल में बने हुए प्ले एरिया में जा परे एरिया में जाकर वजू करते हुए चाय नमाज पर खड़ा हो गया था। वो अपने रब से मीरब की जिंदगी की दुआ मांग रहा था। जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, इस वक्त अल्लाह की ज़ात जो बड़ी बेनियाज है, वो चाहती है कि इसका बंदा इसके सामने झुके। रब इसके बंदे के दिल के सुकून में भर देता है। जब बंदा टूटकर अपने रब के सामने गिरता है, वो गफूर और रहीम कभी इसे टूटने नहीं देता, समेट लेता है। इंसान चाहे कामयाबी की किसी भी बुलंदियों पर चाहे, मगर दुख की घड़ी में इसे अपना रब जरूर याद आता है। पहाड़ जैसा शख्स मोम की तरह पिघलते हुए अपने रब के सामने रो रो कर अपनी शरीके हयात की जिंदगी की दुआ मांग रहा था। इस खूबसूरत चट्टान जैसे मजबूत शख्स की कमजोरी थी कि वो लड़की, इस लड़की को खोने का ख्याल ही इस शख्स के दिल पर आरी चला रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।